हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक लेक्चर नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसका फर्स्ट वीडियो जो था एल्कली मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट वीडियो पब्लिश हो चुका है, उस आप लोगों ने देख लिया होगा। जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें किस टाइप की रिएक्शन शो की जाती है एल्कली मेटल्स के थ्रू। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर देखा था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर देखा था, इन दोनों को हमने कवर कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के बारे में कि और किस टाइप की रिएक्शन एल्कली मेटल शो कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप लोगों ने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट मिस ना करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाईहाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम बात करें एल्कली मेटल की रिएक्शन डाईहाइड्रोजन के साथ कि एल्कली मेटल जो होती है डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म करती है और किस टेम्परेचर पर वो रिएक्शन करती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाईहाइड्रोजन की बात करें, डाईहाइड्रोजन का मतलब होता है H2। एल्कली मेटल रिएक्ट विथ H2। ठीक है, जो एल्कली मेटल्स होती है वो H2 के साथ रिएक्ट करती है एट द टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन। ठीक है, 673 केल्विन पर ये रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ M का मतलब हो जाएगा मेटल्स। ठीक है, जितनी भी मेटल्स हैं एल्कली मेटल्स वो सारी की सारी हो जाएगी। जब इनकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है 673 यानी 673 केल्विन टेम्परेचर पर, तो एक M प्लस आयन बनता है, केटायन बनेगा, और एक एनायन बनेगा। हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज आएगा और M यानी मेटल पर क्या आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। तो ये क्या बनाएगा, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्राइड। और आपको पता है कि जो हाइड्राइड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग या बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हाइड्राइड। अब अगर हम बात करें लिथियम की, जनरली जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं लिथियम को छोड़ करके वो सारे के सारे 673 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, डाईहाइड्रोजन के साथ। ठीक है, लेकिन लिथियम एक अकेला एल्कली मेटल है, अकेला ऐसा मेटल है जो कि 1073 केल्विन पर क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये क्या करता है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है हाइड्रोजन के साथ या डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो ये सिंपल सा। अब अगर हम बात करें हाइड्राइड की, तो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि हाइड्राइड्स जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आयोनिक, जिसमें आयोनिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कैटायनिक और एनायनिक, तो उसको हम बोलेंगे आयोनिक हाइड्राइड, जैसे फॉर एग्जांपल LiCl हो गया। ठीक, फिर अगर हम बात करें कोवेलेंट की, कोवेलेंट के अंदर क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक, इंटरस्टिशियल की बात करें तो जो इंटरस्टिशियल है उसमें जो एनायंस होंगे, ठीक है, वो एक पूरे के पूरे क्रिस्टल लेटिस के अंदर क्या होंगे उसकी, या फिर जो भी गैप बचता है जब कैटायन और एनायन बनते हैं तो उसके गैप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल। बाकी ये पूरा का पूरा आप कंप्लीटली पढ़ सकते हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और केमिकल बॉन्डिंग में ही समझाया जाता है कि हाइड्राइड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट और इंटरस्टिशियल। ठीक है, इस चैप्टर में इतना रिलेशन नहीं है इनका, तो इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। पहले हमने देखी कि अगर डाईहाइड्रोजन के साथ एल्कली मेटल की रिएक्शन करवा दी जाती है तो हाइड्राइड बनता है। वैसे ही अगर हम एल्कली मेटल की रिएक्शन हैलोजन के साथ करवा देते हैं तो क्या बनता है, हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल जो होती है वो वाइग्रेसली रिएक्ट करके हैलोजन के साथ आयोनिक हैलाइड्स का फॉर्मेशन करती है, बहुत स्पीडली रिएक्शन करती है एल्कली मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा LaCl, NiCl, ठीक है, सॉरी LiCl, NaCl, KCl, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, आयोनिक हैलाइड्स बनाते हैं। तो जब भी एल्कली मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो आयोनिक हैलाइड्स बनाती है, और ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्पीडली रिएक्शन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो लिथियम हैलाइड्स होते हैं, जनरली हमने बात की तो हैलोजन जब रिएक्ट करेगा एल्कली मेटल के साथ तो आयोनिक हैलाइड बनते हैं। बट LiCl जो होता है यानी लिथियम हैलाइड जो भी बनेगा LiX, इसके नेचर की अगर हम बात करें तो ये जो नेचर शो करता है ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो लिथियम हैलाइड आर समवॉट कोवेलेंट। ठीक है, कुछ कोवेलेंट्स होते हैं। ये क्यों होता है, इसलिए होते हैं क्योंकि लिथियम की जो पोलराइजेशन कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है। लिथियम से लेकर के हम सीजियम पर जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज इंक्रीज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो पोलराइजेशन कैपेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो ड्यू टू हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी इसकी जो रिएक्टिविटी होती है
हैलाइड के साथ, और जो प्रोडक्ट बनता है लिथियम हैलाइड, ठीक है, वो कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें LiCl, ठीक है, या LiF, वैसे LiF एग्जिस्ट नहीं करता, LiCl, LiBr, LiI, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम बात करें, इनमें देखते हैं तो आयोडीन यानी लिथियम आयोडाइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, लिथियम क्लोराइड जो होता है उससे कम कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। तो अगर आयन का साइज, एनायन का साइज इंक्रीज होता जाएगा, अगर बड़ा एनायन है तो उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर छोटा एनायन तो उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो कम होगा। तो अगर हमें LiCl, LiBr और LiI में कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना होता है तो लिथियम आयोडाइड का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिथियम आयोडाइड का कोवेलेंट कैरेक्टर शो होगा, फिर लिथियम ब्रोमाइड का होगा, फिर लिथियम क्लोराइड का होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास में एनायंस होते हैं, एनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, और जो पोलराइजेशन कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इस वजह से इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम आयोडाइड हैज़ मैक्सिमम कोवेलेंट परसेंटेज अमोंग लिथियम हैलाइड, ठीक है। दूसरे जितने भी लिथियम हैलाइड बनते हैं जैसे LiCl, LiBr, उनमें से लिथियम आयोडाइड का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है कोवेलेंट परसेंटेज, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन होती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अगर हम हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्कली मेटल का तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, हैलाइड बनेगा। जनरली हैलाइड जो बनते हैं वो आयोनिक कैरेक्टर के होते हैं, बट लिथियम हैलाइड जो होता है वो कोवेलेंट होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद का क्या करता हो, ऑक्सीडेशन करता हो, दूसरों का रिडक्शन करता हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों का रिडक्शन करता हो, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, ये रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ अदर कंपाउंड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ये क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे ऑफ अदर कंपाउंड, ठीक है। तो जिसके नाम के पीछे एजेंट लग जाता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो दूसरों का रिडक्शन करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होकर के दूसरों को रिड्यूस करेगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडेशन करेगा दूसरों का और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन होगा। अगर वो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम रिडक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन चलती है। पहली होती है हाइड्रोजन से रिलेटेड, फिर होती है ऑक्सीजन या फिर OH आयन से रिलेटेड होती है, ठीक है। फिर होती है ऑक्सीजन से रिलेटेड, और फिर होती है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, तो इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन को हम किसके नाम से जानते हैं, रिडक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट अगर बात करें कि जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो हम किससे डिसाइड करते हैं। रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये नहीं होता कि कौन कितना जल्दी H+ आयन डोनेट करता है या फिर कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वो उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, ऐसा नहीं है। रिड्यूसिंग जो पावर होती है कि किसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन बुरा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत कम है, उसको डिसाइड किया जाता है SRP की वैल्यू से। SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SRP का मतलब होता है SRP इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है इससे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कंपाउंड जो है या कौन सा एलिमेंट जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा एलिमेंट बुरा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो इसके लिए 3 टाइप की रिएक्शन की जाती है मेनली, और इन 3 टाइप की रिएक्शन का जो भी कंक्लूजन निकलता है उसके बेसिस पर SRP की वैल्यू बनाई जाती है, ठीक है। SRP की वैल्यू प्लस होती है और माइनस में होती है। हमने देखा है SRP माइनस से लेकर के प्लस तक चलती है। वो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हमारे पास में मेटल होता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। तो एक मेटल हम लेते हैं जिसका हमें SRP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेटल लेते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होता है।
उसको हम क्या करते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें उसको जो एंथैल्पी देनी पड़ती है वो होती है सब्लिमेशन एनर्जी। आप लोगों ने देखा होगा सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड स्टेट होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में आए, ठीक है। नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर हम सॉलिड स्टेट को गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड स्टेट में जाता है, फिर वो गैसियस स्टेट में जाता है। लेकिन सब्लिमेशन एनर्जी वो होती है जिसके अंदर आप सॉलिड को सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो गैसियस एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं। ये होती है एंडोथर्मिक, जिसमें हम खुद क्या करते हैं, एनर्जी को देते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी दी जाती है सिस्टम को, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सिस्टम हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब सिस्टम से एनर्जी निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिया, सॉलिड लिया मेटल का, उसको हमने गैसेस या गैस स्टेट में कन्वर्ट किया, तब हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी, हमने खुद से एनर्जी दी, ठीक है। फिर हमारे पास में जो मेटल है वो अब गैसेस स्टेट में आ चुका है। जब वो मेटल गैसेस स्टेट में आ जाता है, अब हम उसको आयोनाइज करते हैं, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो हमें पता है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसके लिए हमें या किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हमें उसको क्या देनी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होती है, ठीक है। ये हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी एलिमेंट खुद से ही जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसके लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी होती है, और अगर कोई एलिमेंट या फिर कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अगर हम ग्रुप वाइज चलते हैं, जैसे लिथियम से सीजियम तक, ठीक है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो जो जेड इफेक्टिव होता है, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो कम होता है। उस वजह से हम इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। जिस एटम का साइज बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जिस एटम का साइज छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो मेटल था वो गैसियस स्टेट में आ चुका है, हमने इसको आयोनाइज किया, आयोनाइजेशन एनर्जी दे करके, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है उस पर उतना चार्ज प्लस का आता है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला आयोनाइजेशन एनर्जी दे करके। ये पूरी प्रोसेस जो होती है ये भी एंडोथर्मिक होती है, यानी इस पूरी प्रोसेस में हमने क्या किया, सिस्टम को एनर्जी दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारे पास में आयन बनता है, मेटल आयन बनता है, उसको हम किस में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम मेटल आयन को वाटर में डालते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो मेटल आयन का एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। जो भी मेटल आयन होता है उसका एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है, यानी उस मेटल आयन के चारों तरफ क्या आ जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो उस टाइप के एंथैल्पी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो साइज जिसका जब छोटा होगा तो उसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। अगर किसी भी मेटल आयन का साइज बड़ा है तो उसका हाइड्रेशन जो होगा वो इजीली नहीं होता है, बहुत कम हाइड्रेशन होता है। तो साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन जो एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है। जैसे ही हम मेटल आयन को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हीट जो होती है वो बाहर निकलती है, एनर्जी जो होती है वो निकलती है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और ये जो लास्ट स्टेप होता है यही डिसाइड करता है एसआरपी की वैल्यू को, ठीक है। अगर ये एक्सोथर्मिक है और अगर ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, तो उसी पर डिपेंड करता है कि प्लस वैल्यू आएगी कि माइनस की वैल्यू आएगी। तो ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, या फिर कई बार हम केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमने एसआरपी की वैल्यू निकाली हर एक मेटल के लिए, जैसे लिथियम के लिए हमने निकाली, ठीक है। जितने भी एल्कली मेटल हैं उनके लिए हम एसआरपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद में हम एसआरपी की वैल्यू को देख करके ये डिसाइड करते हैं कि कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सबसे बुरा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो एसआरपी की जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग एजेंट की, यानी जिसकी एसआरपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन पावर जो होगा वो कम होगा, जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम होगी उसका रिडक्शन पावर सबसे ज़्यादा होगा। उसी रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन नाम देते हैं। तो एसआरपी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख रखा है लिथियम जो होता है मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर ये मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है यानी इसकी रिडक्शन पावर ज़्यादा है तो इसकी एसआरपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एसआरपी की वैल्यू कम है इसका मतलब रिडक्शन पावर ज़्यादा है। रिडक्शन पावर अगर किसी की ज़्यादा है तो एसआरपी कम होगी, या अगर रिडक्शन पावर कम है किसी का तो उसकी एसआरपी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, लिथियम की जो रिडक्शन पावर होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी एसआरपी बहुत कम होती है। सोडियम जो होता है, सोडियम की रिडक्शन पावर कम होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है लीस्ट रिडक्शन पावर या फिर लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसकी एसआरपी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। एसआरपी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रिडक्शन पावर कम होगा, एसआरपी की वैल्यू
कम है तो रिडक्शन पावर ज़्यादा होगा, और अगर SRP की वैल्यू ज़्यादा है तो रिडक्शन पावर कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और कौन सबसे बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक और होती है जिसकी हम SOP नाम देते हैं। ठीक है, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो SRP को कंसिडर किया जाता है, और अगर हम ऑक्सीडेशन पावर की बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन पावर की, तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम ऑक्सीडेशन पावर की बात करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा और किसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पावर होगी और किसकी सबसे कम ऑक्सीडेशन पावर होगी, तो उसको हम निकालते हैं SOP की वैल्यू से। और सेम SOP जो होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी तरीके से निकाली जाती है उनकी वैल्यू, और उस वैल्यूज़ को देख करके, ठीक है, उस वैल्यू के बेस पर हम ऑक्सीडेशन पावर डिसाइड करते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो SOP होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन पावर की। ठीक है, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, SRP की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग पावर के, और इसमें SOP जो होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन पावर के। यानी जिसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा है उसका मतलब उसकी SRP की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता करना हो, अगर आपको 4 एलिमेंट दिए जाते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा होती है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो उसके SRP की वैल्यू से। ठीक है, NCERT के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है, आप उसको कर सकते हो, जिसके अंदर आपको चार एलिमेंट दे रखे हैं और उनकी आपको SRP की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, SRP की वैल्यू दे रखी है और उससे आपको ये निकालना है कि किसका रिडक्शन पावर ज़्यादा है और किसका रिडक्शन पावर कम। तो जिसकी SRP की वैल्यू कम है उसका रिडक्शन पावर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा है उसका रिडक्शन पावर कम हो जाएगा। और उसी से आप क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन पावर भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास में एक रिएक्शन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल A+B। ठीक है, इसका आपको कोई भी रिएक्शन है जो कि इसका आपको SRP दे रखा है, मान लो -373। ठीक है, ये SRP दे रखा है A से B तक का। तो इसको जब आप रिवर्स करोगे, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, AB, जब आप इसको रिवर्स करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है SOP की वैल्यू में। ठीक है, अभी ये SRP के लिए जैसे इस रिएक्शन को कन्वर्ट कर दोगे कि AB जो है बनाएगा A+B। ठीक है, तो ये बन जाएगा SOP के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी है जिसमें SRP की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा गया है SOP की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो उस रिएक्शन को फ्लिप करना होता है। उस रिएक्शन को जैसे ही फ्लिप करोगे तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, और जैसे ही फ्लिप करोगे वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको SRP दे रखा है तो उसको फ्लिप करें, और जो भी वैल्यू आती है अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। अगर SRP की वैल्यू माइनस में दे रखी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल -373 दे रखा है, और ऑप्शन के अंदर आपसे पूछा गया है कि इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो आप उस रिएक्शन को फ्लिप करना, यानी माइनस की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब SOP की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस की 373 वैल्यू आ जाएगी, और उससे आप क्या निकाल सकते हो, उसकी SOP की वैल्यू निकाल सकते हो, और उसी से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर पावर कैलकुलेट कर सकते हो रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडेशन पावर को। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट टाइप की ओके, तो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन को देखते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सॉल्यूशन इन लिक्विड NH3। ठीक है, सॉल्यूशन इन लिक्विड NH3 की अगर हम बात करें तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जब हम एल्कली मेटल को लिक्विड NH3 के अंदर डालते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं और एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, और जो सॉल्यूशन बनता है वो नेचर के अंदर कंडक्टिंग होता है, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कैसे रिएक्शन होती है कि हमारे पास में मेटल है और X+Y NH3 हमारे पास में अमोनिया है। ठीक है, जब X+Y NH3 अमोनिया जो है ये मेटल से रिएक्ट करती है तो दो प्रकार के, एक कैटायन बनाती है और एक एनायन बनाती है। ठीक है, जिसमें MNH3X बनता है और इलेक्ट्रॉन NH3Y बनता है। ठीक है, यानी X अमोनिया यहाँ बन जाती, इस मेटल के साथ कनेक्ट हो जाती है, और Y अमोनिया जो है इस इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसकी मैकेनिज्म कैसे चलती है, ध्यान से देखना मैकेनिज्म। जो मेटल होता है ये मेटल कन्वर्ट होता है M+, जैसे मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो M+ में कन्वर्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस में कन्वर्ट होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन काम करता है जो भी विजिबल रेडिएशंस होती है, ठीक है, या विजिबल लाइंस होती है, या जो विजिबल लाइट होती है, उस विजिबल लाइट से एक
एक स्टेबल फ्रिक्वेंसी या फिर आप बोल सकते हो कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके कर लेता है, और जो अमोनिया होती है जिसमें एक्स अमोनिया मेटल के साथ कनेक्ट हो जाती है और वाई अमोनिया इस इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो दो हमारे पास में कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। पहला बनता है अमोनिएटेड मेटल आयन, दूसरा बनता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और जो डीप ब्लू कलर होता है वो इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि ये जो होता है ये एक सर्टेन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि विजिबल रेडिएशंस की होती है या विजिबल रीजन की होती है, ठीक है। उसी वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, कलर आ जाता है। अब देखो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ये जो सॉल्यूशन होता है ये क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता तो वो डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसकी हम वापस से NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेटल है ये अमोनिएटेड मेटल है। ये अमोनिएटेड मेटल, AM का मतलब अमोनिएटेड मेटल, ठीक है। ये अमोनिएटेड मेटल इलेक्ट्रॉन के साथ NH3 के साथ रिएक्शन करके वापस से क्या बना देता है, MnH2 बनाएगा, ठीक है। ये भी अमोनिएटेड होगा, इसके अंदर भी अमोनिएटेड मेटल प्रेजेंट होगा, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। इसी वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पेयर अप हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के पेयर हो जाने से जो सॉल्यूशन पहला पैरामैग्नेटिक था, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की वजह से वो क्या हो जाएगा, अब वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन था अब वो क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। उस पेयरिंग की वजह से पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाएगा डायामैग्नेटिक में, और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इस सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है। जो सॉल्यूशन का कलर पहले क्या था, डीप ब्लू कलर का था, अब वो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और अनपेयरिंग की वजह से ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखना, आप अगर लाइन्स दे रखी हो, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हो और आपसे पूछा जाता है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो उसमें ध्यान रखना डीप ब्लू कलर आता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है उसका की पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो उसका कलर हो जाता है, सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ब्रॉन्ज, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी तो डायामैग्नेटिक होता है जब उसकी पेयरिंग हो जाती है, और जब वो सिंगल रहता है इलेक्ट्रॉन, जब उसकी पेयरिंग नहीं होती है तब वो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन बनाता है, और डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन तब बनाता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइप की रिएक्शन थी जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ी गई थी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं कि किस तरीके से अल्कली मेटल कंपाउंड फॉर्म करता है, कौन कौन से अल्कली मेटल के कंपाउंड बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाउट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो कोई भी डाउट रहता तो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, राइट। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो की अपडेट मिस ना करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।